भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा साम्राज्य था जो आया और छा गया, बहुत ताकतवर, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए। ये था नंदवंश, और इसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी वंश के उठने और गिरने की कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या एक बहुत बड़ा साम्राज्य सिर्फ एक बेइज्जती की वजह से खत्म हो सकता है? आज की हमारी ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। तो कहानी शुरू होती है एक नए साम्राज्य से। देखिए, नंद वंश कोई मामूली राजवंश नहीं था। असल में इसी ने भारत के सबसे महान राजवंश मौर्य साम्राज्य की जमीन तैयार की थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 345 ईसा पूर्व में शुरुआत और 321 ईसा पूर्व में खत्म, मतलब मुश्किल से 24 साल। इतने कम समय में इतना बड़ा असर, कमाल है ना? तो इस साम्राज्य की कहानी का हीरो कौन था? वो था इसका संस्थापक महापद्मनंद, एक ऐसा इंसान जो कहते हैं कि बहुत साधारण कुल से आया था, और उसने अपनी जिद और मेहनत से, स्क्रैच से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और पता है, ये उस जमाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महापद्मनंद शूद्र मूल के माने जाते थे। उन्होंने पिछले राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंका और यह दिखा दिया कि राज करने का हक जन्म से नहीं, काबिलियत से मिलता है। सोचिए, उन्होंने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दे डाली थी। उनकी इस जबरदस्त कामयाबी के लिए उन्हें एक उपाधि मिली, एक छत्र। इसका मतलब क्या है? एकमात्र सम्राट, वो इंसान जिसने पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। और उनका साम्राज्य सच में बहुत बड़ा था। सोचिए, उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब तक फैला हुआ। उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे राज्यों को जीता ही नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज सरकार बनाई और एक ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम भी शुरू किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। तो ये तो थे पिता। अब कहानी में एंट्री होती है बेटे की। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद। जहां महापद्मनंद ने साम्राज्य बनाया था, वहीं धनानंद को ये सब कुछ विरासत में मिला था। और मजे की बात देखिए, उसका नाम ही था धनानंद, मतलब जिसे धन में आनंद मिले। और उसके पास दौलत तो बेहिसाब थी, लेकिन उससे भी ज्यादा था उसका घमंड। वैसे ये घमंड यूं ही नहीं था। उसकी सेना उस वक्त की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार सैनिक और 3,000 जंगी हाथी। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी फौज थी? ऐसी ताकत जिससे टकराने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अजेय साम्राज्य आखिर गिरा कैसे। दरअसल साम्राज्य बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला हो रहा था। धनानंद के जुल्म और भारी टैक्स से जनता परेशान थी। उधर उसके घमंड की वजह से उसके मंत्री और बड़े बड़े लोग भी नाराज थे। ऊपर से उसकी नीची जाति को लेकर भी उसे विरोध का सामना करना पड़ता था। मतलब बगावत की जमीन पूरी तरह तैयार थी। और फिर वो एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा धनानंद ने भरी सभा में उस समय के महान विद्वान चाणक्य की बेइज्जती कर दी, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अनजाने में अपने लिए एक ऐसा दुश्मन बना लिया था जो किसी भी हाल में हार मानने वाला नहीं था। और बस यहीं से आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो गया। एक तरफ था धनानंद, जालिम, घमंडी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, और दूसरी तरफ था एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें एम्बिशन कूट कूट कर भरा था और जिसे ट्रेनिंग दी थी खुद चाणक्य ने। और अंजाम बहुत तेजी से सामने आया। ये सब कुछ सिर्फ 1 साल के अंदर हो गया। 321 बीसी में चंद्रगुप्त ने हमला किया, धनानंद हार गया, नंदवंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की शुरुआत हो गई। इतिहास ने एक ही झटके में करवट ले ली थी। तो फिर नंदवंश की विरासत क्या है? अक्सर लोग उन्हें बस एक भूले बिसरे राजवंश की तरह याद करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने भारत के एक सुनहरे दौर की नींव रखी थी, जिसे वो खुद कभी देख नहीं पाए। तो नंदवंश इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे फिर से समझते हैं। उन्होंने भारत का पहला बड़ा सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य बनाया, एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम बनाया, उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक खड़ी की। और इन सब चीजों ने क्या किया? उन्होंने मौर्य साम्राज्य के आने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। इसे ऐसे समझिए,
नंदों ने वो पूरा ढांचा, वो पूरी जमीन तैयार कर दी थी जिस पर चलकर बाद में मौर्यों ने दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की इमारत खड़ी की। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या नंदों के बिना मौर्य साम्राज्य कभी इतना महान बन सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने पर मजबूर करता है।